अरे आपकी बेटी बहू कोई नाच रही है, तो कैसे हुआ, मतलब क्या घटना हुई कि आप लोक कलाकार हो गए? शुरुआत हुई तो उस समय हमारे जो पिताजी थे उन लोगों ने एक टीम बनाई थी। अच्छा, जी। पिताजी ने, हाँ। तो हम लोगों का तो ये जो है कि भाई जो अभी हमारे साथ कलाकार है, जैसे छोटा बच्चा ज्यादा है, जी आप जी पकड़ जी के, जी। अच्छा। तो वहीं से उसी दौरान मेरे को लगा यार वाकई ये संस्कृति एक बोलते ना चस्का। 2002 की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से 2001 की, तब उत्तराखंड भी नहीं बना था। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जौनसार बाबर क्षेत्र के। जौनसार बाबर इसलिए कि जो पूरा एक जनजातीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जौनसार और बाबर दो भागों में बांटा जाता है और उसके बीच में इधर जौनसार इधर बाबर, उस बीच के जगह के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ कलाकार हमारे साथ हैं कुंदन सिंह चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंदन भाई। नमस्कार। और बहुत लंबा समय लगा, मैं 1 महीने से लगातार आपसे संपर्क में रहा कि आप आएंगे, तो एक लंबा समय लगा आपसे बातचीत करने का। बताया जाता है कि 20 साल से कुंदन सिंह चौहान लोक रंगमंच के लिए काम करते हैं और आपका ग्रुप है जो पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रोग्राम उन्होंने दिए हैं और कई पुरस्कार उन्होंने बटोरे हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और सिलसिला ये बातचीत का यही रहेगा कि ये कैसे शुरू हुआ। 20 साल हो गए, एक लंबा सफ़र तय हो गया है और राज्य बने हुए भी 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ कि जिस परिवार से आप आते हैं उस परिवार में तो नाचना गाना, ऐसा बताते हैं क्यों नाचना है? परिवार के लोगों ने बोला नहीं कि नाचना गाने काम क्यों करते? हाँ जरूर पंचुली जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो नृत्य जो ये डांस वगैरह इसके लिए बड़ा वो मानते थे कि भाई आपके परिवार में, हाँ परिवार में हो चाहे क्षेत्र में, लोग बोलते थे यार तुम जो नाचना गाने का काम शुरू कर रहे हो। हाँ। तो हम लोगों को भी लगता था यार ये तो बात सही है कि क्या कहते हैं, हम लोगों को ये काम वो अपने आप भी मन में आता था कि ऐसा हो सकता है कि ये हमारे रिवाज में ना हो, हमारे ब्लड में ना हो, या इस तरह लगता था हमें भी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा संस्कृति, जब हम लोग भी आगे गए और प्रदेश स्तर या देश स्तर पर जब हम लोगों ने काम किया तो हम लोगों को लगा यार वाकई ये संस्कृति जो है इसके वजह से हमारा नाम पहचान, हमारे क्षेत्र का नाम सम्मान, तो हमें भी लगा कि ये काम करना चाहिए। तो कैसे हुआ, मतलब शुरुआत कैसे हुई फिर? क्या देखा आपने कि जिस फैमिली से आप आते हैं ना, जो आपकी बैकग्राउंड है, आपको तो वहाँ सयाना कहते हैं जी जी, और आपके परिवार में नाचना गाना तो बड़ा दूर का मामला है कि ये बाप रे आपकी बेटी बहू कोई नाच रही है, तो कैसे हुआ, मतलब क्या घटना हुई कि आप लोक कलाकार हो गए? आप उठाओ, यहीं पे बात उठाओ, कर सकते हैं बात आप बात कर सकते हैं, इनको बोलो कि थोड़ी देर में। हेलो। तो आपने फ़ोन का जवाब दे दिया जी, तो आप ये बताओ कि क्या घटना घटी कि आप लोक कलाकार बन गए? देखिए पंचुली जी, इसकी जो शुरुआत मैं मानता हूँ ये चक्राता में जब 1989 में 89 में मेरे ख्याल से स्वर्गीय राजीव गांधी जी आए थे। अच्छा। तो उस समय जौनसार बावर में, उस समय तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं मेरे ख्याल से 2nd या 3rd क्लास में पढ़ता था उस समय। हाँ, बहुत छोटा था। अच्छा। और तो उस समय मेरे को ध्यान है, मैं खुद भी गया था उस दौरान उस कार्यक्रम में। अच्छा। तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी चक्राते में आए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री। अच्छा। तो उस समय 89 की बात बता रहा हूँ, चक्राता में आए थे। तो उस समय ये चर्चा चली कि भाई हम लोगों को स्वागत के लिए या प्रधानमंत्री के आगे जौनसार की संस्कृति को दिखाना किस तरह से पेश किया जाए और कौन सक्षम है। अच्छा। कौन दिखा सकता है, कौन सक्षम है। अच्छा। फिर उसमें खूब गहन चर्चा हुई लोगों क्षेत्र में, भाई कौन ऐसा क्षेत्र में। तो उसमें एक रतन सिंह जौनसारी जी का नाम बड़ा उस समय था, आज भी उनको मानते हैं रतन सिंह जौनसारी जी को। हाँ। तो उन्होंने चयन किया, तो हम लोगों का गांव का नाम है लोहारी लोखंडी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे कलाकार कहाँ मिल सकते हैं, लोहारी लोखंडी में मिल सकते हैं इस तरह के कलाकार। हाँ। कि जो राजीव गांधी जी के आगे हमारी जो जनजाति वेशभूषा है, हमारी जो संस्कृति है जौनसार बावर की, उनसे अच्छा शायद नहीं दिखा सकता। हाँ। तो वहीं से शुरुआत हुई। तो उस समय हमारे जो पिताजी थे उन लोगों ने एक टीम बनाई थी। अच्छा, पिताजी ने बनाया आपके? जी, मेरे पिताजी ने, जो पिताजी इससे पहले ज्येष्ठ प्रमुख रहे चक्राता में। अच्छा अच्छा। जगत सिंह चौहान जी, तो उनके सानिध्य से मुझे भी सीखने को मिला। तो जब प्रस्तुति करने का मौका मिला, तो जब राजीव गांधी जी हमारे पास आए, मैं तो उस समय छोटा था। हाँ।
तो वो भी मंत्र विभोद हो गए कि भाई वो लोग इतनी अच्छी संस्कृति, इतना बढ़िया कल्चर। तो आप तो ऐसे पिताजी साथ गए जैसे छोटा बच्चा जाता है, जी हाथ जी पकड़ जी के। जी। अच्छा। तो वहीं से उसी दौरान मेरे को लगा यार वाकई ये संस्कृति एक बोलता ना चस्का, अच्छा। बड़ा शौक था मेरे को, बचपन से ही था कि भाई इस तरह का हम लोगों को भी आगे बढ़ना, हमें भी अपनी संस्कृति को आगे दिखाना। लेकिन मैं उस समय छोटा था, तो उस समय 89 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय तो मैं पढ़ाई कर रहा था, छोटा ही था, लेकिन मन में था कि मेरे को इस संस्कृति ऐसा ही कुछ करना है। मैं क्या कर सकता हाँ, हूँ। बचपन में जो देखा ना, देखा कि ऐसा ही कुछ करना है, ऐसा ही मेरे को कुछ अच्छा। करना है। तो काफ़ी समय, मेरे ख्याल से ये 2002 की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से 2001 की, तब उत्तराखंड भी नहीं बना था। अच्छा। तो मैंने एक अमर उजाला अखबार में एक विज्ञप्ति निकली थी, अच्छा। सूचना व लोक संपर्क विभाग, उस समय होता था लखनऊ। अच्छा। तो ये 99 की बात रही होगी। मेरे ख्याल से 99 2000 की 2000 में तो राज्य बन गया था। मुझको एक्यूरेट याद नहीं है। अच्छा। तो पेपर में विज्ञप्ति पढ़ी थी मैंने, तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग लखनऊ, तो उसमें विज्ञप्ति निकली थी, मैंने फॉर्म भर दिया उसमें। तो मैंने फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, मेरे को उस समय टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं, मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो मेरे को टेलीग्राम आया कि आपका जो है ना सिलेक्शन हो गया, आपको ऑडिशन के लिए नैनीताल आना। ये बाप रे जी। अच्छा। तो नैनीताल के लिए मेरे को बोला कि नैनीताल आना, तो अरे नैनीताल तो जाना, लेकिन जाए कैसे, मेरे पास ना पैसे ना संसाधन, उस समय ना गाड़ियाँ, उस समय तो पंचली गाड़ियों की बड़ी समस्या थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरे को लगा, मैं कैलकुलेशन करने लगा कितना खर्चा आ जाएगा। वो लगभग 5-6-7 हज़ार रुपये उस समय लग रहा था, 6-7 हज़ार रुपये। तो मैंने अपने पॉकेट में देखा तो मेरे पास मुश्किल से मेरे ख्याल से 1000 रुपये भी नहीं था, 700-800 रुपये थे। मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो इसलिए उस समय मेरे को नहीं जा पाया। फिर भी मैं भटकता रहा, मैंने कहा मैं किस तरह संस्कृति विभाग में जाऊं और वहाँ मेरा ऑडिशन हो, या किस तरह मेरा भी दल बने। तो मैंने दल तो बना दिया था उस समय, नाम मेरा जो संस्था का आज भी नाम है जौनसार भावर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच। मैंने उसी समय 2002-3 के आसपास ये नाम रख दिया था कि मेरे को करना है। अच्छा। पीछे तो वो राजीव गांधी और सीन घूम रही थी, वो बार-बार घूम रहा था कि मेरे को भी एक, कितने लोग थे, मतलब भीड़ थी हजारों, मेरे ख्याल से 10,000 आदमी थे, अथाह भीड़। आपकी पिताजी की टीम को देख रहे थे? पिताजी की टीम देख रहे थे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा अब क्या करें, तो मैं लगा, तो उस समय था ब्लॉक में चल रहा था एक क्या है जो राजीव क्या है जवाहर रोजगार योजना। नहीं, ब्लॉक में जो कौन सा प्रांतीय रक्षक दल क्या है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, प्रांतीय रक्षक दल है। वो भी टीमें लाते थे, जो ये आपके रायपुर में भी उनका ऑफिस है। हाँ, युवा कल्याण में सॉरी। तो युवा कल्याण विभाग में थे कापड़ी जी। अच्छा। तो उनसे एक दिन मुलाकात हुई, तो मैं उनसे अपनी स्टोरी सुनाता था कि सर मुझे भी एक बार मौका दो, और मैं भी इस काम को करना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से 2003 की बात बता रहा हूँ, जब राजीव गांधी, वो क्या कहते हैं, नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। अच्छा। तो उन्होंने बोला यार इसमें तो आपको प्रतिभा का, आप विश्वास कैसे करें कि आपका दल कैसे हम डायरेक्ट कहाँ ले, तो किसी तरह उनने हमें देहरादून ले आए। अच्छा। तो देहरादून लाए, तो हमारा जो प्रोग्राम था नारायण दत्त तिवारी जी के यहाँ प्रोग्राम रखवाया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ। अच्छा। तो वहाँ भी हमारा कंपटीशन चला पूरे उत्तराखंड का लेवल का, तो वहाँ हम लोगों को 2nd स्थान मिला था हम लोगों को। वाह, क्या बात है। पूरे उत्तराखंड में हम लोगों को 2nd स्थान मिला था, और तो वहीं से मेरे को पंख लग गए। क्या बात है। वहाँ का ऐसा क्या दिखाया आपने कि जो आपको दूसरा स्थान मिल गया? भाई वही ठेठ अपना हारूल है, जंगू है, तांदी है, और डांगरा नृत्य है, जुड्डा नृत्य है, ढोल सागर है, जितनी भी विधा थी मेरे पास, वो मैंने अपनी विधा सब वहाँ देखा, क्योंकि मेरे को तो जुनून था। हाँ। तो वहीं से मेरे को तो और शुरुआत हो गई। और मेरे को लगा अब तो रुकने वाला सिलसिला नहीं है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हम इस क्षेत्र में। तो इसी मेरे ख्याल से 2011 के आसपास संस्कृति विभाग में ऑडिशन हुए। अच्छा। तो ऑडिशन में हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, मैंने कहा किस न किस तरह से दल मेरा पास हो जाए और हम लोगों को भी संस्कृति विभाग से थोड़ी मदद मिल जाता, कि अब कितने अपनी जेब से कितने पैसे लगाए, क्योंकि मंच भी मिल जाता है। करता क्या था मैं कि प्रोग्राम हो रहा कहीं तो बुलाया तो सीधे चले गए, फ्री में चले गए। कहीं से किराया भाड़ा मिला तो ठीक है, ना तो अपने जेब से उधार लगता था। ओ बाप रे, ऐसा भी करना पड़ा। इस संस्कृति के लिए हम लोगों ने बहुत पापड़ पेले हैं। और फिर उसके बाद 2011 में हमारा सिलेक्शन होता है संस्कृत विभाग में। वाह।
उसके बाद तो सिलसिला रुकता नहीं। तो अब आपने कहाँ देश भर में कहाँ कहाँ आपने प्रोग्राम दिया? हमने कहा कि हमने ये भी सुना कि आपको एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है जहाँ पूरे देश की टीमें थी और आप फर्स्ट आए अभी फोक कल्चर में। शुरुआत तो हम लोगों ने जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आपके लेह लद्दाख हो गया, आपका किन्नौर हो गया, पूरे देश में लगभग हम लोग सभी जगह प्रोग्राम करते हैं और कर भी रहे हैं प्रोग्राम। लेकिन जो मेरे को विशेष उपलब्धि मिली है 2014 में, अच्छा, मुझे राजपथ में कार्यक्रम करने का अवसर मिला। 26 जनवरी 2014 की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। राजपथ में हमें प्रदर्शन करने का मौका झांकी के साथ? झांकी के साथ, ठीक है। और वहाँ भी दिल्ली में पूरे देश में जितने भी राज्यों ने प्रतिभाग किया था उसमें कंपटीशन होता है। अच्छा। तो उस कंपटीशन में क्या होता है कि भाई जितने भी राज्य प्रतिभाग करते हैं उसमें कंपटीशन होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई जो टॉप 3 टीम आती, अच्छा, उनमें से सिर्फ 3 टीमों का सिलेक्शन होता है। अच्छा, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास आवास में परफॉर्मेंस करती है। तो लगातार 15 दिन का हमारा कंपटीशन रहा, उसमें मेरे को भी टॉप 3 में जगह मिल गई। क्या बात। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मैं उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके समक्ष मुझे भी कार्यक्रम करने का अवसर मिला। गुड। और मैं समझता हूँ कि एक सपना था मेरा बचपन में, जब मैंने देखा था, जब मैं 2nd 3rd क्लास में पढ़ता था, कि जब राजीव गांधी जी चकराता आए थे, तो मैंने सोचा था कि ये सपना होगा मेरा कि मैं भी प्रधानमंत्री के पास या मैं दिल्ली, मेरा सपना ही था। लेकिन सपना पूरा हो गया। उस दिन वो सपना मेरा पूरा हो गया। उसके बाद ये सिलसिला कहीं रुका नहीं। उसके बाद ट्राइबल फेस्टिवल होता है उड़ीसा में। अच्छा, ये है 2022 की बात। अच्छा। ट्राइबल फेस्टिवल उड़ीसा की बात बता रहा हूँ मैं, 2022 की। तो उस समय करीबन देश के 22 राज्यों से टीमें थी। देश के 22 राज्यों से वहाँ करीबन सैकड़ों हजारों कलाकार आए थे। हाँ, और हमारा लगातार 1 हफ्ता वहाँ कंपटीशन रहा। क्या बात है। 1 हफ्ते लगातार कंपटीशन रहा, और मैं धन्य हूँ। वहाँ क्या हुआ फिर? वहाँ धन्य इसलिए हूँ, हमारी जो संस्कृति, हमारी जौनसार बावर की संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, जिसके कारण वहाँ मेरे को प्रथम स्थान मिला पूरे देश में। वाह, ये भी क्या बात है। ये मेरे लिए तो आप हर बार प्रथम आ रहे हैं? ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद। कुछ कलाकार कहते हैं कि बस कुंदन सिंह चौहान जी घूस देते हैं तब प्रथम आते हैं। सर, देश भर में मैं बताता हूँ, वहाँ जूरी जो बैठी होती है अब जो माने सर, तो उसके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी। आज लोग बोलते हैं कुंदन चौहान इस मुकाम पे पहुंचा है, बड़े बड़े मंच पकड़ता है, लेकिन कुंदन चौहान को वहाँ आपने देखा नहीं, जहाँ करीबन 8 से 10 साल तक अपने जेब से पंचुली पैसे लगा। जहाँ भी प्रोग्राम होता था वो किसी ने देखा? वो जहाँ भी प्रोग्राम होता, हम फ्री में प्रोग्राम करके आते थे, वो किसी ने देखा? वो किसी ने देखा नहीं। आज कुंदन चौहान को देख रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े पुरस्कार लेके आ रहे हैं। चलो, ये तो कुछ लोगों का प्रतिक्रिया आती रहती है, वो तो अलग बात है। अच्छा, एक बात बताओ कि जौनसार में जब जो आप जूड़ा वो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जूड़ा जो पहनते हैं, तो किसी जमाने अगर किसी ने जूड़ा पहन के ला दिया, शहर में आ गया, तो लोग उसको मामा बोलते थे और उसको पहनना लोगों ने बंद कर दिया था। ये बात सच है क्या? नहीं, जूड़ा तो नहीं, शर्म मानते उसको पहनने। जूड़ा नहीं, लेकिन घाघरा, लेडीज महिलाओं का जो घाघरे बोलते थे, घाघरा पहनती थी महिला जब मार्केट में आती थी। अच्छा, जो आज भी अब तो घाघरा सब पहन रहे हैं। अब तो होता क्या था, जो लेडीज जो पोशाक पहनती, जिसको लहंगा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ घाघरा बोलते हैं। घाघरा जब पहन के आते थे लेडीज शहर में, तो उनका समाज में ये सोचते थे लोग कि पहाड़ी या इस तरह बैकवर्ड के लोग हैं। अच्छा। ये धारणा थी लोगों की। और हमारी जो महिला है वो भी शर्म करती थी, तो जो बुजुर्ग महिला वो भी बेचारी सूट पहन के आती थी कि भाई हम लोगों का मजाक ना करें। लेकिन पंचुली जी, आज वो धारणा खत्म हो गई। कैसे? प्रोग्राम के चक्कर कारण ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छा, जो अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका असर समाज के प्रति अच्छा संदेश। आज तो कोई भी शादी ब्याह होगा, महिलाएं घाघरा पहनती है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो हमारे क्षेत्र से, चाहे जौनसार बावर हो, चाहे रमाई क्षेत्र हो, चाहे आपका पहाड़ी क्षेत्र, जो भी आज हमारी महिलाएं, चाहे क्लास 1 अफसर की पत्नी हो, और शर्म नहीं बिल्कुल मान रही कि हम लोग घाघरा पहन रहे, बल्कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती कि भाई हम लोग जो है ना घाघरा पहन रहे हैं। इसका मतलब ये आपके सांस्कृतिक
सांस्कृतिक कार्यक्रम असर है? बिल्कुल बिल्कुल, मानते हैं? मैं तो यही कहूँगा, जो हम लोग अपनी संस्कृति को पेश करें, चाहे वो हम शहर में, चाहे हम अपने राज्य में, चाहे राज्य से बाहर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा योगदान और इससे बड़ा फर्क पड़ा। अच्छा ये बताओ कुंदन भाई कि आप ऐसा क्या दिखाते हैं, हर बार आप फर्स्ट आते हैं, क्या मतलब वो कौन सी सीन है जो आप अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं? देखिए पंचुल जी, मेरे जो संस्था का नाम है जौनसार बाबर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच जी। मैंने जब से ये कार्य शुरू किया है, जब से ये कार्यक्रम या जो सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मैं पौराणिक के आधार पे करता हूँ। अच्छा। जो चीज़ें हमारी विलुप्त हो रही हैं, चाहे आप देख लीजिए ठोड़ा नृत्य होता है जो अच्छा। तीर कमानी से खेला जाता है, ठोड़ा नृत्य। अच्छा, आप क्या गाते हैं क्या प्रोग्राम में कुछ? मैं उसमें कोरियोग्राफर करता हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं बताता हूँ कि जो इसके जो विधा है कैसे होती है, उसके बारे में कलाकारों को ट्रेनिंग देता हूँ, प्रशिक्षण देता हूँ उसके बारे में। अच्छा। पूरा उसमें मेरा ये रोल रहता है। थोड़ा नृत्य की बात कर रहे थे आप, उसमें कोई गायन होता है? नहीं, वो जो ठोड़ा नृत्य होता है वो शांटी और पांसी का, उसको वो खेल बोलते हैं, जो ठोड़ा नृत्य, शांटी और पांसी, वो प्रतिद्वंदी होते हैं आपस में। उसमें ढोल ढाल बजते हैं? उसमें ढोल बजता है, बिल्कुल बाकायदा उसमें ढोल अच्छा। बजता है, और तीर कमाने से उसमें आप देख रहे होंगे जब डांस करते हैं तो यहाँ पे एक पट्टू पहना होता है और उसमें डांगरा लटका होता है। आप अच्छा। देखना कभी यहाँ पे डांगरा। हाँ। तो उस डांगरे का मतलब ये होता है कि उसमें एक नियम होते हैं। अच्छा। कि आप जब ठोड़ा खेलेंगे तो इससे ऊपर आप जो है ना उसमें तीर नहीं लगा सकते हैं। उस यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें आप तीर चलाएंगे। अगर इससे ऊपर आपका तीर लगा तो आदमी उस समय जो है ना, वो डांगरा इसलिए होता है तो देख ले, अगर तू गलत शॉट मारेगा तो तेरे लिए इलाज मेरे पास है अभी। क्या बात है। अब आप बताओ, आप अपनी संस्था या अपने लोक रंग मंच को लेकर के आगे क्या प्लान है? देखिए मेरा तो यही मानना है कि अभी जब तक हम कर सकते हैं, हाँ। हम लोग तो करेंगे, लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ी है, हाँ। हम उनको भी ये बताएंगे भाई इस कल्चर को ना छोड़ें और अच्छा करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो कलाकार हमसे जुड़े हैं और वो अपने बच्चों को जैसे ढोल सा करें। हाँ। तो हम लोगों का तो ये जो है कि भाई जो अभी हमारे साथ कलाकार है वो कम से कम अपने एक आदमी 10-10 आदमी अपने साथ और ट्रेन करे, ताकि जो ये विधा है ये बचे और आगे इस तरह चलता रहे। आपने जोड़ा ऐसे किसी लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ इस समय कम से कम 200-250 कलाकार हैं। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, 200-250 कलाकार इस समय से ठोड़े वाले हैं, और जूड़े तलवार नृत्य वाले हैं, हारूल वाले हैं, तांदी वाले हैं, ढोल वाले हैं, इस तरह के कई लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो बिल्कुल कुंदन सिंह चौहान जौनसार बाबर की उभरती हुई प्रतिभा है, उभरती हुई क्या उभर चुके, सपना साकार हो गया है। और इन्होंने कई सारे नृत्य गायन वादन को लेकर के नाम लिया है। ऐसी किसी विधा पे हम खास बातचीत दोबारा करेंगे आपसे, और आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।